नमस्कार, मैं नुरैन। एक नारा है जय जवान जय किसान का, जो आजकल किसान प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये हकीकत है। कहते हैं कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़कों पर किसान हैं और किसान के साथ कुछ जवान भी हैं। ये जवान जो वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इस किसान प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। 8/4/2014 का इसका रजिस्ट्रेशन संख्या है और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग जो रिटायर्ड है वो यहाँ पे मौजूद हैं और किसानों को समर्थन दे रहे हैं। आज उनसे हम मिलेंगे और उनसे हम बातें करेंगे, आपका सवाल रखेंगे और सवाल करेंगे। तो आप लोग कब से आए हुए हैं यहाँ? और 16 दिसंबर से आए हुए सर। 16 दिसंबर से। और क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से आप लोग वो कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, देखिए जो ये बिल सरकार ने कानून बनाया है, ये बिल्कुल किसानों के ही नहीं 130 करोड़ जनता के लिए एक बहुत ही एक डेथ वारंट, टोटली मैं बोलूँ डेथ वारंट के ऊपर साइन कर दिए हैं मोदी जी ने ये बिल ला करके। इससे बहुत बड़ा आने वाले टाइम में भूखमरी भी बढ़ेगी, अराजकता भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति इस बिल से उत्पन्न हो सकती है। जी, इसके बहुत दूर लंबे चौड़े इसके जो परिणाम हैं वो हमारे को देखने को मिलेंगे अगर ये लागू हो जाता है। ये सब सोचने के बाद फिर आप इस प्रदर्शन में? जी, पूरा इसका हमने सारा स्टडी किया केस कंप्लीटली। उसके बाद में फिर यहाँ पे हर राज्य के हर ज़िले के लोग आए हुए हैं। हम सबके अंदर हम अंदर की बात लेते हैं। कोई गुजराती है, कोई तमिलनाडु का, कि भाई ये बंदा किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसका यहाँ आने का मकसद क्या है। तो सबकी एक ही सोच कि मोदी जी लगातार जिस तरीके से हमने ही बनाया है मोदी सरकार को, और अब वो कुछ कारपोरेट घरानों के प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के उसको एक्चुअली मिसगाइड वही कर रहे हैं। आज की डेट में कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, क्योंकि 162 सांसद उसके भी उसमें मिल चुके हैं। अब ये कि जो कुछ चंद मुट्ठी भर नेता है, देश के गद्दार नेता, अभी मैं इनको कहना चाहूँगा A to Z हमारे देश का अभी तक का जो नेता हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जी को छोड़ के, चौधरी प्रधानमंत्री चरण सिंह, देवीलाल, इनको छोड़ के बाकी मैक्सिमम 95% देश के गद्दार हैं। और इन देश के गद्दारों का मैं अभी आपको शॉर्टली बताऊंगा कि ख़त्म करने का जो एंड है वो इनकी जो पिक्चर है वो ख़त्म होने वाली है और जवान किसान मजदूर के हाथों ही इनका एंड होना है। ये एक रावण रूपी राजनीति है, इसका अभी एंड राम रूप में जवान किसान मजदूर देश का वो इकट्ठा होके और ख़त्म होने वाला है। और देश के अंदर राम राज्य आएगा, अखंड भारत बनेगा और देश के अंदर लोगों को अपने सारे हर टाइप के अधिकार मिलेंगे। आज देश के अंदर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आज की डेट में आप हमारा हर देशवासी का जो पैसा है, सारा दिन भर की कमाई, चाहे मैं बॉर्डर पे कमाऊं, चाहे रोड के ऊपर गड्ढा खोद के कमाऊं, वो सारी की सारी कमाई हमारी शिक्षा में चली जाती है, क्योंकि हमारे को अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाना है, उसके बाद में खाने पीने में लग जाती है। तो ये हमारे देश के अंदर अभी सिचुएशन है। सभी लोग यहाँ पे जितने आए हुए हैं बेरोजगार लोग हैं, मैक्सिमम 95% बेरोजगार लोग हैं और इनकी समस्या है जो रियल है। और मोदी सरकार को के अंदर, नेताओं के अंदर अगर थोड़ी सी भी राष्ट्रभक्ति है, सैनिक की तरह अगर उनके अंदर राष्ट्रभक्ति है, तो वो जनता के बीच में आए और जनता की जनसभाएं करके उनका समाधान करे। बस, जय हिंद। आपकी पोशाक देख के आपके अतीत के बारे में जानना दिलचस्प हो जाएगा। थोड़ा आप अपने बूथ के बारे में बताइए। जी, मैं भारतीय सेना से हूं और भारतीय सेना कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर से हूं मैं, जो भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी होती है। जब भी युद्ध होता है तो कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर का सबसे पहले काम शुरू होता है, लास्ट में ख़त्म होता है। हमारा काम है, जितना भी हमारे इन्फेंट्री आर्मर्ड है, जब दूसरे देश के साथ में लड़ाई होगी तो उनका रास्ता क्लियर करते करते, रास्ता भी क्लियर करना है, हमने नदी नाले पार कराने हैं, उनका माइनफील्ड के अंदर भी हमने रास्ता बनाना है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही तो नहीं घुस जाएंगे हम, तो सारी सर्चिंग वगैरह जितना भी मैनेजमेंट होता है। अभी आप देखिए
अंबाला के अंदर प्रिंस का एक केस हुआ था, 65 फीट के बोरवेल में गिरा था, वो हमारी 65 इंजीनियर ने बचाया। तो मैक्सिमम देश के अंदर जितनी भी आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप है, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, वहाँ पे कॉरपोरेशन ऑफ इंजीनियर पहले नंबर पे मिलेगा आपको। आप अब रिटायर्ड हो चुके हैं। जी, मैं 5 साल 2015 से रिटायर्ड हूँ। तो आपने ये वेटरन्स एसोसिएशन कब ज्वाइन किया? जी, ये हमने आते ही रिटायरमेंट के बाद ही हमारा मकसद, स्पेशली मकसद ये था सेना में रह करके कि देश की सेवा किस तरीके से की जाए। हमने बाहरी सुरक्षा देख ली, मैंने सभी बॉर्डर देखे, चाइना बॉर्डर देखा, पाकिस्तान बॉर्डर देखा, और हर जगह में खुद का एक्सपीरियंस है मिलिटेंट को मारने का भी और बिल्डिंगों को उड़ाने का भी। एक्सप्लोजिव हम प्लांट करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, जैसे ऑपरेशन कहीं पर भी लंबा चल जाता, तो ये चीज़ें हैं तमाम। और जो LOC फेंसिंग है हमारे देश की, पुंछ वाला जो इलाका है, उसमें हमने अपने हाथ से 400 कश्मीरी बंदे लेके, वहाँ के लोकल पोर्टर मिलते थे, उनसे हमने फेंस करवाया है ऐसे सेंसिटिव इलाके में जहाँ दुश्मन पाकिस्तान सामने था, और नाले को रात को वो पार कर लेते थे जब वहाँ पे अक्सर रात को मौसम ख़राब हो जाता था। ऐसे इलाके में हमने फेंसिंग की है 3.5 साल में 5 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर का गैप 3.5 साल में पूरा किया। इतना खतरनाक गैप था। तो तमाम तरह के काम हमने हमारे सुरक्षाओं से आप जुड़े रहे हैं। जी, बिल्कुल। सुरक्षा की जब बात आती है तो इस समय एक तथाकथित चैट लीक हुई है, व्हाट्सएप चैट, हालांकि कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तथाकथित चैट जो लीक हुई है उसमें नेशनल सिक्योरिटी को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो एक पत्रकार हैं अर्णव गोस्वामी, जो रिपब्लिक टीवी के मालिक भी हैं, उनकी तथाकथित चैट जो हुई है, लीक हुई है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आपकी कि नेशनल सिक्योरिटी भी अब इस दायरे में आ रही है, खतरे के दायरे में, कि एक जर्नलिस्ट को पहले पता चल जाता है, हालांकि उसमें सिर्फ 5 लोगों को पता होना चाहिए। जो चीज़ें उनके पास गई उसमें सिर्फ 5 लोगों को, जो बड़े लोग हैं, सुरक्षा से जुड़ा मामला था, तो उसमें 5 लोगों को ही पता होना चाहिए था। लेकिन अब एक पत्रकार को भी जानकारी पहले से मिल जाती है कि हाँ बालाकोट पे बहुत पहले ही हमला होने वाला। इस चीज़ की जानकारी से 2-3 दिन पहले ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूछता है भारत, लेकिन आज भारत क्या है, थूकता है भारत। आज भारत थूकता है उनके ऊपर, क्योंकि ये देखिए, पहले से सबको पता था कि सब मिलीजुली भगत चल रही है। जितने भी बड़े पत्रकार हैं ये सरकार के गुण गाते हैं, सरकार के कहे हुए के अनुसार ही चलते हैं। बाकी कोई भी देश की खबर हो वो कुछ भी नहीं दिखाते हैं, और अपने TRP बढ़ाने के लिए, सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए उतना बड़ा कांड हो गया, जो कि PMO से भी संबंधित है। सारा आप लोग को जाहिर हो रहा है, लेकिन कहीं नहीं पहले पता था, कहीं नहीं जाहिर किया। हो सकता है जान बच सकता था, लेकिन नहीं, उनका TRP चला जाता। सरकार को भी इलेक्शन आया था, इलेक्शन में वोट लेना था, सरकार बना था, तो ये सबसे ये होता है कि मिलीजुली सरकार है। और आज जो है कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, क्योंकि सिर्फ देश में जन और लोक ही बचा हुआ है। बाकी जितने भी तंत्र हैं सारे इनके अंदर में हो गए हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप लोग जैसे छोटा मीडिया कर्मी है जो अपना वो काम चला रहे हैं, देश की आवाज़ को ले जा रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उनके ऊपर भी NIA जांच जहां होना चाहिए वहां NIA जांच नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर वो भी कहीं उसके अंदर भी हैं। तो इसलिए जो है कि ये बड़े भाई जो है कि सारे नालायक हो चुके हैं, और देश की आवाज़ को नहीं बता रहे हैं, देश की खबर को नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ सरकार की खबर को दे रहे हैं। सरकार जो बोलती है वही कर रहे हैं, और सरकार की कमियों को वो छिपा रहे हैं, उनकी कमियों को सरकार छिपा रही है। आप वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश मिश्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सेना भी में 31 साल नौकरी किया। हमने जो है कि वहाँ भी मेडल लिया, सब कुछ लिया, और जैसे हमने रिटायर हुआ हमने सोचा कि देश में हमने देश के लिए अब कुछ करना है, देश की सेवा करना है, समाज सेवा करना है। अब देश को हमने बचाना है, हमारा देश खतरे में पड़ा हुआ है। तो उसी समय से हमको ये लगा कि देश को अभी हमारे जैसे पूर्व सैनिकों की ज़रूरत है, इसलिए हमने सामाजिक संगठन बना करके और समाज की हमने सेवा कर रहे हैं। आप इसके संस्थापक भी रहे हैं, तो इसको बनाने में क्या दिक्कतें आई और क्या कैसे मैनेज किया? कोई दिक्कत नहीं, इसमें सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं। पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो भी सामाजिक लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और हम समाज के लिए काम करते हैं। जैसे कि आज किसान के लिए खड़े हैं, किसान, जवान और अपना मजदूर, जो भी है, हर वर्ग के लिए जहाँ भी समस्या आती है हम वहाँ खड़े मिलते हैं। अच्छा, सुरक्षा से आपसे सुरक्षा के लेके इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन करूंगा क्योंकि आप लोग सेना से हैं। अगर वो चैट जब लीक हुई, अगर
बाई चांस अगर पाकिस्तान उसको हैक करता या कुछ करता तो हमारे वायुसेना के जो जवान थे उनकी जान भी खतरे में आ सकती थी। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप कि क्या मामला है, ऐसे कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन सब पे क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो जो कुछ भी हुआ है सारा ही गलत हुआ है, क्योंकि ये जो है कि इनकी मिली भगत से ये हुआ है, और बाकी जो है कि आगे जो है कि ये पूरा डिटेल। हालांकि वो एक कथित चैट है, मुंबई पुलिस ने उसको चार्जशीट में भी लगाया है, इस टीआरपी स्कैम के उसमें चार्जशीट में भी इसको लगाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या सच्चा हकीकत है वो या? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट सवाल करूंगा कि जिस प्रकार से आप एनआईए का संबंध पत्रकारों और किसानों को भेज रहे हैं, आखिर कब? आज लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, आप कहां पे हैं? क्या आप अर्नब गोस्वामी के लिए वो जो एनआईए का संबंध वो भेजेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट सवाल करूंगा, जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जबकि चाहे कथित चैट हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मामला संगीन है। आपने कहा कि अगर वो लीक हो जाता तो क्या होता, बताइए आप, पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो कौन देशद्रोही गद्दार लोग हैं, कौन लोग हैं? क्या इसकी नहीं चाहेगी इस आधार पे कि जब चैट लीक प्रधानमंत्री आवास से हुआ है, कार्यालय से, तो फिर क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट आपातकालीन अर्थात इस संसद को भंग करेगी? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर या सुरक्षा देगी अर्नब गोस्वामी को? क्योंकि मुझे आशंका है कि ऐसे मामलों में उसकी हत्या की जा सकती है। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि पूरा तंत्र कहीं ना कहीं बिका हुआ था और जानबूझकर ये करवाया गया। वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति थी, इनकी टीआरपी का मामला था और देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया था। और वही स्थिति आज है कि आज इतना बड़ा भारतीय जनमानस यहाँ पे खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, रो रहा है, आर्तनाद कर रहा है, तमाम किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार गूंगी बहरी इवेंट खेल रही है। कभी कहती है चंदा का मामला, कभी कहती है अभी उन्होंने लाया है वहाँ का मुद्दा, 450 घर बसा दिए गए। ये सरकार की सोची समझी चाल है। अभी भी इस मुद्दे सरकार अपनी पार्टी को बचाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। अच्छा, एक सवाल और था कि जैसे आप बता रहे थे मुद्दों से भटकाने का या बचने की कोशिश कर रही है सरकार। अभी एक नई वेब सीरीज आई है तांडव, अब मीडिया में एक नया तांडव चल गया, उसको लेकर आप लोगों को मतलब किसान और जवान को ऐसा साइड कर दिया गया कि अब आपको क्या आप लोग मीडिया का बाइकआउट करेंगे, या जो वैसे पत्रकारिता करते हैं, जो ऐसी वेब सीरीज या जो भी आता है जो आपके मुद्दों से हट के दूसरी खबरें चलाते हैं, क्या उनका बाइकआउट करेंगे आप या समर्थन देंगे या क्या कहेंगे आप? बताइए, पानी से कभी जो धारा उठती है वो कभी अलग हुई है? हवाओं को अलग कर सकते हैं किसान और जवान? कौन? जवान भी तो किसान के बेटे हैं। उस सरहद पे खड़ा है या चौकियों पर ड्यूटी दे रहा कौन है? ये जानने का प्रयास कभी किया? कभी नहीं हो सकता। जब क्रांति चलती है तो उस दिन पता लगता है जब हाथ के तोते उड़ जाते। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी गई, मुगल गए, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, अब इनको भी जाना होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। आज भी मेरे बेटों के फ़ोन आते हैं, मेरे भाइयों को फ़ोन आते हैं कि भैया आप कैसे हैं, पापा कैसे हैं, आप क्या खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, सरकार क्या कर रही है, बच के रहना। हमने एक और बात कह दी है, अगर हमारे ऊपर जाति की तो तुम घर में नहीं घुसने दूंगा तुमको, तुम छुट्टी आओगे, गांव के बाहर खड़े रहोगे। और बिल्कुल सब लोग सच के साथ रहते हैं। आज भारतीय लोकतंत्र की बात है, क्या जवान, क्या किसान, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या पत्रकार, जो सच्चा देशभक्त है वो हमारे साथ खड़ा है। कथित लोग, कथित मीडिया, कथित इंजीनियर, कथित डॉक्टर, कथित न्यायविद, कथित किसान, वो वहाँ खड़े हैं। हम जो राष्ट्र प्रेम है उसको प्रेम करते हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, आप जब सरकार की या यूं कहें डायरेक्टली कि जब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट तुलना मुगल, कंस और रावण से करते हैं, तो क्या आपके सोशल मीडिया पे या वैसे नॉर्मली आपके रिलेटिव से कोई ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं आती जिससे आप हर्ट हो, मतलब आपको थोड़ा सा इफेक्ट पड़े उससे? जी बिल्कुल। देखिए, आज मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से, मोदी संसदीय क्षेत्र है। वहाँ के किसान भी आहत हैं। आप कह रहे हैं ना, सब लोग समझता है, सब लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। आज इस प्रकार के तानाशाही रवैये से पूरा भारत जनमानस दुखी है। वो कहीं ना कहीं
तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो मन से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि लोकतंत्र जीते, नहीं तो लोकतंत्र मर जाएगा, हिंदुस्तान दोबारा गुलाम हो जाएगा। आज बैठक थी किसानों की सरकार के साथ, तो क्या हो सकता है नतीजा, क्या लगता है आपको? 10वीं बैठक है आज। ढाक के 3 पात, फिर बैताल पेड़ पर बढ़ता बढ़ता, आखिर क्यों जानते हैं? जब आदमी में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, विश्वास नहीं होता। आप बताइए, एक व्यापारी है, कभी व्यापार में घाटा चाहेंगे? कभी नहीं। आज स्थिति ये बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य बिंदु बात करिए। मुख्य बिंदु क्या था? एमएसपी। हमने कहा कि किसान एमएसपी की बात करना चाहता था, लेकिन सरकार ने क्या किया? उससे पूछती है जाके क्या करें, बोला पुआली की बात कर दो जी। फिर क्या कहती, बिजली बिल की बात कर दो जी। और हमने एमएसपी बात करना चाहते हैं, बातें नहीं करी। और कभी भी इस समय कभी भी कारपोरेट घराना नहीं चाहेगा कि एमएसपी ना मिले, क्योंकि चुनाव में पैसा खर्चा किया वो, तो कहाँ से उनका पैसा आएगा? तो ये इस समय सरकार की स्थिति ये है छुछुंदर की और सर्प की। जब सर्प छुछुंदर को निगल लेता है, अगर उसे उगलता है तो अंधा हो जाएगा, अगर निगलता है तो मर जाएगा। इस समय सरकार कारपोरेट घराने की बंधक हो चुकी है। इधर जनता के अर्धनाद जो तरंगे हैं, उस भारतीय संसद को छेदने के लिए कुछ ही समय बाकी है। अच्छा, जय जवान, आज 26 जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। आज 26 जनवरी की जो परेड थी, उसके लिए भी आज बात होनी थी और उसकी बात भी रखी गई है। जहां तक खबर मिली है अभी तक, अंदर से जो खबर आई है कि वहां के 26 जनवरी की भी बात रखी गई है। और दूर दराज से किसान भी आ रहे हैं। कुछ किसान जो मुरादाबाद से निकले थे, उनको मुरादाबाद में रोक लिया गया। कुछ किसान जो आपके बॉर्डर के पास से बिहार से निकले थे, तो यूपी बॉर्डर पर उनको रोका गया। तो क्या कहेंगे आप ऐसा कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों को रोका जा रहा है यहाँ आने के लिए, उनको धमकी दी जा रही है? हालांकि मैं वहाँ के जो आईजी साहब थे, उनका बयान देख रहा था मैं, वो सड़क पर बिल्कुल खड़े होकर किसानों को ऐसे डांट रहे थे, लग रहा था कि कोई चोर या उचक्का हो जो चोरी करके घुस आया हो इनके सरहद पर। तो अब क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या लगता है आपको? एक 2 लाइन की कविता है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं यह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो आईजी पत्थर के हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमें 52 से लेकर अभी तक क्या मिला? ये संविधान किसके लिए बना था? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए। वो अधिकारी कहेंगे लाल फीताशाही का शिकार है, वो हम पे राज करना चाहता है, जनता के साथ नहीं है, वो सरकार के साथ है। और सरकार हमेशा चाहती है, अपनी बात मनवाना चाहती है। और ये पत्थर की सरकार हो चुकी है, वो तानाशाही सरकार को अपना साथ दे रहा है। और ऐसे आंदोलनों में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लोग कैद कर लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन कहीं न कहीं वेब बन रहा है, कहीं यूपी बॉर्डर पे, कहीं बिहार बॉर्डर पे, कहीं हरियाणा बॉर्डर पे, कहीं राजस्थान बॉर्डर पे। और आगाज अपने किया है, आपने किया, अंत हम करेंगे। जमीन तुम्हारी है यहाँ भी, और धमक हमारी है। चारों तरफ से वेब बन रहा है। उस वेब के गोले में ये भारतीय संसद उड़ के उसका अता पता ठिकाना भी नहीं मिलेगा जी। अच्छा, लेकिन अगर 26 जनवरी का आपका प्लान है कि आप लोग परेड करेंगे दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन जब किसान आ ही नहीं पाएंगे तो कैसे करेंगे आप लोग? जब आप उतनी संख्या नहीं होगी तो कैसे करेंगे आप? और फिर उसके बाद आप लोगों ने एक वो भी किया है कि हर घर से एक ट्रैक्टर आएगा, जहाँ जहाँ जिसके पास है। संख्या की बात नहीं है, किसान जाएंगे, हमारा मौलिक अधिकार है। वो भारतीय संविधान के आपके साथी नहीं बता रहे हैं ना, कानून का पन्ना कौन सामने पकड़े जा रहे हैं ना, जो भाई रोके जा रहे हैं। क्या उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यही हुआ ना, रोके जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं मृतप्राय किए जा रहे हैं, किसी के अधिकारों का हनन है। क्या वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रीय मुद्दा है, अहिंसात्मक आंदोलन तो आने दीजिए, तो आप क्यों रोकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि सरकार बड़ी, मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार है। लेकिन हमने कहा है किसानों को आने दिया जाए। जो भी किसान, हम जाएंगे। हम भारतीय लोकतंत्र जो कहता है अहिंसात्मक रूप से तिरंगा लेके, हम भी चाहते हैं कि अद्भुत नज़ारा बने, अतुलनीय परेड हो, वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हो। और मैं पूछता हूँ, ट्रैक्टर से क्यों नहीं जाएंगे भाई? एक पायलट, जब एक जहाज बिना पायलट के उड़ता है, जब तोप मार्च करती है तो उस पर भी एक पायलट बैठता है, तोप को चलाता है। जब किसान का मुख्य संसाधन ट्रैक्टर बिना कैसे? अगर ट्रैक्टर चला के जाता है तो क्या ट्रैक्टर देशद्रोही है? ट्रैक्टर में बैठा आदमी उसका जिम्मेदार है। चाहे पैदल जाए, ट्रैक्टर चला के जाए, वो सही चला के जाएगा। तो ट्रैक्टर में दिक्कत क्या हो रही भाई? सरकार क्या दिक्कत है बताइए मुझे? बैठा तो मैं चलाऊंगा ना। कह रहे हैं धारा 144 लगी हुई है, आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मुझे बताइए? ये बड़ी कि वो बड़ा?
144 ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमी, बताइए हम कितने आदमी इकट्ठे हैं। ये भ्रामक, आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। इसी तरह राक्षस जो क्या करते हैं, तरह तरह के रूप बदलते हैं। बड़ बोलेपन नेता जो इस सरकार को बचा रहे हैं, जो चाट रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। बाकी ऐसा किसी भी गृह मंत्री ने, किसी कोर्ट ने, किसी एजेंसी ने 144 धारा नहीं लगाई है। हम इकट्ठे नहीं, देखिए आपके सामने है। अच्छा, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में भी गई इसको लेकर कि आप लोग दिल्ली की सड़कों पे परेड ना करें 26 जनवरी को। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 के बारे में मुझे हाँ। कुछ बोलना है। खड़ा होके बोलूँगा मैं। आपने पूछा कि दिल्ली के इलाके में धारा 144 लगा रखी है, आप कैसे जाओगे? नहीं, जो जिनको सरहदों पे रोका जा रहा है, जैसे यूपी बॉर्डर पे रोक लिया गया। हाँ। जब बिहार से कुछ हाँ, किसान आ मतलब रहे पुलिस ने धारा 144 लगा दी। नहीं, वो तो लगी हुई है उनका। हाँ, उन्होंने लगा दी। लोगों का कहना है कि भाई धारा 144 लगा रखी है ना। प्रशासन ने लगाई है तभी तो लोग बोल रहे हैं ना, तभी हमारे पास आवाज़ आई है कि धारा 144 लगी हुई है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि नेता, शासन और प्रशासन कितनी भी धारा 144 लगा ले, वो कहीं पर भी लगा ले, देश के राज्यों में लगाएं, आप जिलों में लगाएं, तहसील में लगाएं, गांव में लगाएं, लेकिन जब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा तो धारा 288 हर गांव में लगी हुई मिलेगी। कौन सी धारा? किसान की धारा है 288, 144 का डबल 288 धारा हम लगा के मिलेंगे नेताओं के लिए। नेता ये ना सोचे कि आज रिमोट आपको दे दिया है तो आप जो मर्जी चैनल दिल करे तुम्हारा वो बदलोगे। तुम बेरोजगार युवा देश के अंदर घूम रहा है, उसको आप रोजगार मांगने के लिए आएगा तो आप उसको आतंकवादी बोल दो, खालिस्तानी बोल दो, ये तो देशद्रोही है। आपकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की पहली जिम्मेवारी है शिक्षा, दूसरी जिम्मेवारी है स्वास्थ्य, तीसरी जिम्मेवारी है सुरक्षा और चौथी जिम्मेवारी क्या है? रोजगार। और रोजगार पहले नंबर पे। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ जितने भी लोग आए हुए वो सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं है, वो सारे के सारे बेरोजगार लोग आए हुए हैं। मैं मोदी जी को ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, हम आपका सम्मान करते हैं। आप देखिए, अपने सांसदों को भेजिए, गांव में भेजिए, अपने एमएलए को भेजिए, अपने मुख्यमंत्रियों को भेजिए। आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर लगातार भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। हमारी महिला 9 बजे किसी भी भारत के किसी भी थाने के अंदर रात को 9 बजे नहीं जा सकती। A to Z पुलिस वाला शराब पिया हुआ मिलेगा। ये जितने भी सांसद हैं देश के अंदर, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये बॉलीवुड के साथ में मिलके 1 नंबर की लग्जरी लाइफ जीते हैं। राहुल गांधी कहाँ है? मोदी कहाँ है? अपनी लुगाई को छोड़ के फिर रहा। उसने शादी करी थी, 7 वचन लिए थे उस बंदे ने, वो अपनी औरत को नहीं संभाल पाया तो वो देश को कैसे संभालेगा? बातें बहुत है, मैं सारा दिन बोलता रहूंगा। मैं मोदी और पूरे देश के जितने भी नेता हैं, ये मेडल जब तक मेरी छाती के ऊपर है, जब तक मैं सत्य बोलूंगा, बिल्कुल सत्य बातें बताऊंगा। मेरे पास देश की पूरी सिक्योरिटी है, सब कुछ है और जनता की समस्याओं का समाधान भी हमारे पास में 39 लाख स्ट्रेंथ है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया के। ये संगठन देश के अंदर A to Z भ्रष्टाचारी को खत्म करके आप लोगों के बीच से आप लोगों को उन ड्यूटी के ऊपर पहुंचाया जाएगा जिसके लिए आप फिट हैं। अभी मैं रजिस्टर लेके आपका नाम नोट करूं। आप सभी लोग समस्याओं में घूम रहे हैं, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई, आप सबकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आप जवान किसान एकता जो आंदोलन ये चल रहा है अभी, मोर्चा जवान किसान संयुक्त मोर्चा को मजबूत कीजिए, आप उसके साथ में जुड़िए, उसकी यूनिटी बढ़ाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सुरक्षा भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप लोग ये मान के चले कि ये दूसरी लड़ाई है। एक लड़ाई हमारे जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, आज़ाद हिंद, सुभाष चंद्र बोस जी,
और लाखों क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी जान देने के बाद में हमारे को अंग्रेजों से मुक्त कराया। क्या हम सभी एक होकर के खाली एक ही होना है? और कब होना है? 5 साल एक नहीं होना, एक बार ही एक होना है। राइट टू रिकॉल कानून बनाने के लिए, कौन सा कानून? राइट टू रिकॉल। ये राइट टू रिकॉल कानून हर कर्मचारी के ऊपर लगना चाहिए, हर अधिकारी के ऊपर लगना चाहिए, हर नेता के ऊपर लगना चाहिए। जब राइट टू रिकॉल कानून आ जाएगा तो हाँ, राइट टू रिकॉल कानून आ जाएगा तो आपको 2 मिनट में हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। और यही भगत सिंह का सपना था, यही हमने पूरा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक सवाल और है। एक सवाल और था, मैं आपसे करना चाहूँगा वो सवाल कि मध्य प्रदेश में एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उनके ऊपर धारा लगा दी गई, NIA लगा दी गई उनके पीछे कि उन्होंने देश विरोधी गतिविधियां की है ना, और उनको पकड़ लिया गया बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के उनको पकड़ लिया गया। एक सेकंड बस, हाँ एक सेकंड अंकल, एक सेकंड बस। हाँ पूछ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए, है ना। तो उनको बिना सबूत के, बिना आधार के उनको पकड़ लिया गया, ठीक है। और उसके बाद एक पूरी 500 पन्ने की चैट लीक हो जाती है एक पत्रकार की, जिसके पास नेशनल सिक्योरिटी की पूरी इंफॉर्मेशन है। उस पर क्या कहेंगे आप कि उसको जेल में डाल दिया गया और उसको अभी तक, उनको जो रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, उनको कुछ नहीं कहा गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस समय स्थिति ये है कि भारत का प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की तरह आजीवन प्रधानमंत्री बनने की फिराक में है। यहाँ का प्रधानमंत्री रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो बनना चाहता है। ये इस प्रकार की देश में ट्रेंड चल रही है। अगर आप सच भी बोलें तो आपको कहा जाएगा भारत टुकड़े गंग है, आपको कहा जाएगा माओवादी है, आपको कहा जाएगा खालिस्तानी है, पाकिस्तानी प्रो है। ये ट्रेंड है, विचारधारा चल रही है। इसी आधार पर मुनव्वर जी को, जो कोई आधार नहीं था, अगर आप सरकार के उनके नीतियों जो गलत है उसके खिलाफ बोलेंगे तो आप पे सारी जांच एजेंसी बैठा दी जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं सरकार, मैं विश्व की जनता से पूछना चाहता हूं, अन्य समुदायों से, कि जिस प्रकार से अर्नब का चैट लीक हुआ है, क्या उस मामले में NIA उनको सम्मन कब भेजेगी और कैसे भेजेगी? सवाल उठता है। मामला साफ है, उनको कोई आधार नहीं, उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी बात कही जो कहना था। एक कवि का स्वाभाविक होता अभिव्यक्ति का मामला, लेकिन यहाँ पर तो चैट लीक हुई है। जो मुनव्वर फारूकी जी हैं वो कॉमेडियन है जी, है ना, कह सकते हैं अपनी बात। वो उनका क्या, जो मध्य प्रदेश जो पुलिस है उसका आरोप क्या है कि उन्होंने हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचाया है, या वो ऐसी गतिविधियां करने जा रहे थे? जी बिल्कुल, कोई ना कोई चाहिए। अभी जब किसान बॉर्डर पे रोके जाए, उनका क्या गलत है, क्या चीज़ें? तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही की प्रवृत्ति है। आप कोई भी धारा लगा दीजिए, कह दीजिए, लेकिन अभियोग का लग जाना अभियुक्त व्यक्ति नहीं होता है, नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये सरकार जैसे ही किसी को टारगेट करती है, उसको एक प्रचारित करने का प्रयास करती है कि अभियुक्त हो गया। एक कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन इस तरह से दिखाया जाता है, चैनल मीडिया दिखाती है कि ये बिल्कुल अभियुक्त हो गया है। तो इस प्रकार सरकार का तराशीपूर्ण रवैया है और ये निश्चित रूप से एक दिन मटिया मिट होगा। अंकल आप क्या क्वेश्चन? हाँ बोलिए। भाई मैं आंदोलन कर, आगे आ जाओ। हाँ, मैं आंदोलनकारी हूँ। आप आंदोलनकारी हैं? हाँ, आज से नहीं, मैं 30 साल से हूँ। अपने लिए नहीं लड़ता मैं, सभी किसानों के लिए भी लड़ता हूँ, मजदूरों के लिए भी लड़ता हूँ। पेपर मिल पर भी मैंने धरना दिया अपने मोहित पेपर मिल पर। तो आज जो मुझे ज़बरदस्ती 2 जने थे, यो मैं नहीं कह सकता कि शादी वर्दी वाले थे या कौन थे, तो ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाल रहे थे। अगर मेरी गैर अगर कोई घटना हुई तो उसके जिम्मेदार जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, हाँ, वो क्यों भाई? ये इतने झूठ बोल रहे हैं, तो ये कुछ और भी करा सकते हैं। भाई हमारा पेमेंट नहीं मिला, रेट नहीं डाला, रेट 1.5 महीने का पेमेंट हो, तो मुझे इन पर विश्वास नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो भाव नहीं डाला तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अब तो दाम आने लगे, लेकिन थोड़ा सा कम कौन कहाँ लगे? 1.5 महीना पेमेंट हमारे 3 मिनट का भेजना। अभी मुझे जानकारी मिली। क्या चलो, तो रेट नहीं डाला तो जो आदमी ने सही काने को काना कह देना, तो ये उसे जेल में डलवाने को तैयार हो रहे हैं।
तो भाई मैं अगर मेरी गैल कोई घटना होगी, मुझ पर मोबाइल नहीं कुछ नहीं है, मैं 2 दिन जो इस पर अनशन से 1.5 महीने से मैं हूँ, अगर मेरी गैल कोई घटना हो तो हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे उसके। अच्छा, आप सुनने में आया कि आप कलाकार भी हैं, आप मिमिक्री और ये सब भी करते हैं अच्छी, हाँ, क्या क्या कर लेते हैं आप बताइए? मैं मजदूरों के लिए धरने भी दिए मैंने, काफी दिनों से जेल में भी गया मैं। आप मोदी जी की मिमिक्री करते हैं? हाँ, मोदी जी की जैसे एक्टिंग करते हैं, वे झूठ बोलते थे, मैं ऐसे भी बोलता हूँ। नहीं, आप झूठ बोलिए, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बचा के बोलिएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरे पीछे भी एनआईए लग सकती है ना। तो आराम से बोलिए। भाइयों बहनों, मैं देश को बर्बाद करूंगा, महीनों को 15-15 लाख रुपए दूंगा। बहनों, भाइयों, मित्रों, देश को बर्बाद करूंगा। धन्यवाद। और किसी की कर लेते हैं? हाँ? और भी कुछ गुण है आप में? और हाँ, और भी है। बताइए, दिखाइए। मैं अपना मूवी दूसरे तरह का कर सकता हूँ। क्या रणू का अध्यक्ष तू क्या कर सकते हो? बोलो बोलो बोल दे और बोल। अच्छा। नहीं, बहुत सही। रणू बाबू तो अध्यक्ष है मंडल का, मुरादाबाद मंडल का अध्यक्ष है रणू का। अच्छा, नहीं वो सब ठीक है, जो भी है आपकी जो भी पद है अच्छा है, आप करिए अपना। तो ये कुछ सुरक्षा से जुड़े लोग थे, जो पूर्व सैनिक थे हमारी भारतीय सेना के, और कुछ और किसान थे जो अपनी कलाएं दिखा रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए राजनीति लाइव, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।